आज से 1 अरब साल बाद हमारी पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा हो चुका होगा कि हमारा जिंदा रह पाना नामुमकिन हो जाएगा। हमें एक नए घर की तलाश करनी पड़ेगी जहां हम इंसान सुरक्षित रह पाएं। हमारे सौरमंडल का हेड यानी सन एक मीडियम साइज स्टार है। इसके केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स आपस में कंबाइन होते रहते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है और ब्रह्मांड के सारे फर्स्ट जनरेशन तारे इसी प्रक्रिया के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यह रिएक्शन पिछले 4.5 अरब सालों से चल रहा है और आने वाले 5 अरब सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और यह धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगेगा। सूर्य की बाहरी लेयर्स एक बड़ी सी बबल का निर्माण करने लगेगी। इससे हमारे सूर्य का साइज बढ़ जाएगा और यह एक रेड जाइंट तारे में तब्दील हो जाएगा। उस समय तक सौरमंडल के आधे ग्रह सूर्य के अंदर समा चुके होंगे, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल होगी। पिछले कई सालों से वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जो पृथ्वी से मेल खाते हों। आज दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज करीब 6000 प्लैनेट्स को खोज चुकी हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उनमें से एक भी ग्रह पृथ्वी जैसा नहीं है। पृथ्वी ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। यही चीज इसे इतना यूनिक बनाती है। पहले ऐसा माना जाता था कि शुक्र और मंगल पर भी जीवन मौजूद हो सकता है, लेकिन वीनस पर भेजे गए वेनेरा मिशंस और मंगल पर भेजे गए रोवर्स से हमें ये पता चल गया कि यह दोनों ही ग्रह पूरी तरह से बंजर हैं। बंजर होने के बावजूद वैज्ञानिक मार्स को एक पोटेंशियल होम प्लैनेट के रूप में देखते हैं। चारों तरफ मार्स को कॉलोनाइज और टेराफॉर्म करने की बातें की जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल में एक ऐसा भी कैंडिडेट मौजूद है जो मंगल से भी अच्छा हो सकता है? हम बात कर रहे हैं टाइटन की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों टाइटन को कॉलोनाइज करना मंगल के मुकाबले बेहतर होगा। आखिर क्यों इंसानों को मंगल की जगह टाइटन पर बेस बनाने का सोचना चाहिए। हम इंसान पृथ्वी पर आज से करीब 3 लाख साल पहले आए थे। अफ्रीका के जंगलों में शुरू होने वाली हमारी स्पीशीज आज दुनिया भर में फैल चुकी है। इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस है। हम इंसान एक के बाद एक चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए विकसित हुए हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के जंगलों से शुरुआत करने के बाद हमने अपने वातावरण को एक्सप्लोर करना शुरू किया। धीरे धीरे हम एशियन एंड यूरोपियन इलाकों में पहुंचे, जहां का तापमान अफ्रीका के कंपैरिजन में बहुत अलग था। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने पृथ्वी की सबसे एक्सट्रीम प्लेस को भी अपने कब्जे में कर लिया, जिसे आज एंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लोरेशन का सिलसिला एंटार्कटिका के बाद भी जारी रहा और हमने पृथ्वी के बाहर की चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। आज हम इंसान सौरमंडल के हर ग्रह को एक्सप्लोर कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम कुछ स्पेसक्राफ्ट्स को सौरमंडल के बाहर भी भेज चुके हैं, जो आज हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं। हम ये सब इसलिए ही कर पाए क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी कंडीशंस मौजूद हैं जिसमें लाइफ क्रिएट हो सकती है। पृथ्वी एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, यानी यहाँ पर ठोस सतह मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों में बादलों के अलावा कुछ भी नहीं है। एक सॉलिड सरफेस होने की वजह से यहाँ पर लाइफ को विकसित होने का मौका मिल पाया। इस ठोस सतह के साथ साथ पृथ्वी पर लिक्विड वाटर भी मौजूद है, जो लाइफ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पृथ्वी का करीब 71% हिस्सा पानी से बना हुआ है और इसमें ज्यादातर पानी लिक्विड स्टेट में है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप पृथ्वी के उस हिस्से को देख सकते हैं जिसे तस्वीरों में बहुत कम दिखाया जाता है। यह हिस्सा पूरी तरह से पानी से बना हुआ है और यही कारण है कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पानी को लिक्विड स्टेट में रखने के पीछे पृथ्वी के टेम्परेचर का हाथ है। हमारा प्लैनेट एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहां सूर्य की परफेक्ट रोशनी और हीट पहुंचती है। इस एरिया को द गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। जो भी ग्रह इस जोन में मौजूद होता है उस पर जीवन होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इन सब चीजों के अलावा पृथ्वी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटोस्फीयर है। पृथ्वी के केंद्र में मौजूद मेटल के मूवमेंट की वजह से इसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। यह मैग्नेटिक फील्ड इसे सूर्य से निकलने वाले हार्मफुल पार्टिकल्स से बचाकर रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे कॉस्मिक रेडिएशन का खतरा भी कम हो जाता है। इन सभी स्पेशल फीचर्स का एक ही प्लैनेट में मौजूद होना बहुत ही रेयर चीज है। आप मंगल का ही उदाहरण देख लीजिए। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि एक समय पर मार्स भी पृथ्वी जैसा हुआ करता था। इसकी सतह का एक बड़ा हिस्सा पानी से बना था, जिससे खत्म हुए अरबों साल हो चुके हैं। मंगल के पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी थी, जो अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसकी गिनती भी नहीं की जाती।
हैरानी वाली बात तो ये है कि एक समय पर मंगल का तापमान भी बहुत वार्म हुआ करता था, लेकिन आज यह तापमान घटकर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मार्स को कॉलोनाइज करना थ्योरी में बहुत ही अच्छा साउंड करता है, लेकिन असलियत में ऐसे बंजर ग्रह पर रहना हमारे बस की बात नहीं है। इसका तापमान हमें चुटकियों में बर्फ बनाने के लिए काफी है। इसका वातावरण हमें कुछ घंटों में ही रेडिएशन से मार सकता है। इसका ऑक्सीजन लेस एटमॉस्फेयर मात्र कुछ मिनटों में हमारी मौत का कारण बन सकता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वैज्ञानिक मंगल को इसलिए कॉलोनाइज करना चाहते हैं क्योंकि यह हमसे बहुत करीब है। अगर डिस्टेंस के क्राइटेरिया को हटा दिया जाए तो सौरमंडल का एक दूसरा ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों की कॉलोनाइजेशन लिस्ट में टॉप पर आता है। वह सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है शनि ग्रह का चांद टाइटन। टाइटन हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। इसी साल 1655 में क्रिस्टियन हुगेंस नामक व्यक्ति द्वारा खोजा गया था। पृथ्वी से 1.2 अरब किलोमीटर दूर मौजूद यह चांद बहुत ही स्पेशल माना जाता है। पृथ्वी के बाद यह इकलौता ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड वाटर बॉडीज है। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटन की सतह ठोस हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है, जिस वजह से इस पर जीवन मौजूद होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। नासा द्वारा भेजे गए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को शनि तक पहुंचने में 7 सालों का समय लगा था। वह पहली बार था जब हम टाइटन को करीब से स्टडी करने वाले थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 50 सालों में हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे जो हमें सैटर्न सिस्टम तक मात्र 2 सालों में ले जाने में सक्षम होगी। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। जिस तरह से आज हम चांद और मंगल को कॉलोनाइज करने के लिए तरह तरह के मिशन कर रहे हैं, वैसे ही कुछ सालों बाद टाइटन पर भी मिशंस की सीरीज शुरू हो जाएगी। टाइटन का एवरेज टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस है, जो हद से ज्यादा ठंडा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके वायुमंडल का 95% हिस्सा नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पृथ्वी के वायुमंडल में भी सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन गैस की ही है। इसका 78% हिस्सा नाइट्रोजन और 21% हिस्सा ऑक्सीजन गैस से बना हुआ है। नाइट्रोजन ऑटोट्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑटोट्रॉप्स उन जीव जंतुओं को कहा जाता है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, जैसे पेड़ पौधे। यह वातावरण में मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके डायरेक्टली अपने खाने को प्रिपेयर कर लेते हैं। एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर के साथ साथ टाइटन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी भी बहुत अच्छी है। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 50% ज्यादा है। यानी अगर आप टाइटन की सतह पर लैंड करते हैं तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप 50 फीट पानी के अंदर हैं। मंगल पर यह इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। मंगल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है कि अगर आप उस पर लैंड करते हैं तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप ओपन स्पेस में हैं। अगर आप लैंड करने के दौरान किसी स्पेशल सूट को नहीं पहनते हैं तो आपके शरीर में मौजूद सारा पानी और खून बॉयल होने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी बॉडी एक गुब्बारे की तरह फूलने लगेगी और आपके मसल्स रप्चर हो जाएंगे। जहां मार्स एक बंजर ग्रह है, वहीं टाइटन सैकड़ों यूजफुल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। इसे हाइड्रोकार्बन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के आपस में कंबाइन होने से बनते हैं। इनका इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर तरह की इंडस्ट्री में किया जाता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोपेलिन एक ऐसा ही हाइड्रोकार्बन है। वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटन पर इसकी मात्रा बहुत अधिक है। प्रोपेलिन का इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट मटेरियल्स को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे प्लास्टिक। आगे चलकर इसी हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए भी किया जा सकता है। सीधी सी बात है कि अगर हमें टाइटन को कॉलोनाइज करना है तो हमें बेसिस का निर्माण करना पड़ेगा। उन बेसिस को बनाने के लिए प्रोपेलिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह लाइट वेट और ड्यूरेबल होने के साथ साथ एक इंसुलेटर का भी काम करता है। अगर इससे बने घर के अंदर हीट को प्रोड्यूस किया जाता है तो वह बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाती, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इससे हम टाइटन के लो टेम्परेचर्स की दिक्कत को सुलझा सकते हैं। टाइटन पर मौजूद लेक्स एंड रिवर्स भी हाइड्रोकार्बन की बनी हुई हैं। इनमें से ज्यादातर झीलों में मीथेन और ईथेन प्रेजेंट है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मीथेन वही गैस है जिसे नेचुरल गैस के रूप में यूज किया जाता है। यह हाईली फ्लेमेबल होती है, यानी अगर इसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाया जाए तो यह तुरंत ही ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन हमें इससे कोई भी खतरा नहीं होगा। टाइटन पर रहने के लिए सबसे पहले कॉलोनीज का निर्माण किया जाएगा और उन कॉलोनीज का एनवायरनमेंट मीथेन फ्री होगा। हालांकि इस गैस को सही तरह से इस्तेमाल करके हम काफी सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल पृथ्वी की तरह इसके कंप्रेस्ड फॉर्म को सीएनजी व्हीकल्स चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एनर्जी की कमी पड़े तो मीथेन की नदियों में डैम्स की कंस्ट्रक्शन भी की जा सकती है। जैसे पृथ्वी पर पानी का इस्तेमाल करके हाइड्रो पावर को प्रोड्यूस किया जाता है।
वैसे ही टाइटन पर मीथेन पावर को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। टाइटन कॉलोनीज बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इतनी लंबी डिस्टेंस को बार बार ट्रैवल कर पाएं। लेकिन यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि अगर हम भविष्य में मंगल को कॉलोनाइज करते हैं तो हमारा अगला टारगेट टाइटन ही होगा। इस पर मंगल के मुकाबले ज्यादा अच्छी कंडीशंस अवेलेबल हैं और इस पर रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर होगा, मार्स या टाइटन? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।